हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा चैप्टर 7 बायोलॉजी का जो था जो आपके वर्कशीट के तहत हो रहा है। तो चैप्टर 7 में हमने देखा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और उसके अलग अलग सवाल। अब हमारे सामने दो चैप्टर बचे हुए हैं बायोलॉजी का, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चलिए चैप्टर 8 को देखा जाए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ए रिसर्चर क्रॉस करता है 2p प्लांट को विथ जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड क्लेम करता है कि जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो 50% होंगे क्या। चलिए देख लिया जाए। कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। अगर इसका यहाँ से हम लोग कैपिटल टी को लेते हैं और यहाँ पर स्मॉल टी को लेते हैं, स्मॉल टी, तो यहाँ पर दोनों जब क्रॉस हम लोग कराएंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी। ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है इस विषय में, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हम लोग देखेंगे स्मॉल टी। अगर ये देखा जाए तो फिनोटाइप में सब के सब लंबे हैं, सारे के सारे लंबे हैं, मैंने 3:1 के रेशियो में आता है। तो 50% हुआ क्या? 50% हुआ क्या? नहीं, ओनली 25% ना। 1/4 इंटू 100 अगर कन्वर्ट किया जाए तो ओनली 25% जो है वो आएगा ड्वार्फनेस वाला, और 75% आएगा कौन सा, टॉलनेस वाला। तो ये क्लेम करता है कि 50-50% होगा, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। ये तो गलत बात है। आखिर गलत किस आधार पर बोला जाए? बिकॉज हेट्रोजाइगस डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल गैमेट। हेट्रोजाइगस कब होता है? जैसे दोनों ही एलील अगर सेम हो तो होमोजाइगस, दोनों ही एलील सेम हो तो होमोजाइगस। अगर एक एलील कैपिटल में एक स्मॉल में है तो ये हेट्रोजाइगस कभी भी जो है वो इक्वल गैमेट्स नहीं फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक साइंटिस्ट है जो क्रॉस कराता है जैसे होमोजाइगस टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ। होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस माने दोनों ही एलील सेम होगा, विथ ए ड्वार्फ प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, एंड सेल्फ पॉलिनेट F1 ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। चलिए इसको भी बना कर देखा जाए। अगर ये कैपिटल टी है होमोजाइगस में, ये स्मॉल टी है, ये पेरेंट वाले जनरेशन में है, इसके जो बच्चे होंगे F1 जनरेशन में कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी के साथ इस स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। फिर यहाँ पर जो है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चारों के चारों फिनोटाइप में सेम है, सब के सब क्या है, टॉल है, ठीक है। ये F1 जनरेशन में। अगर हम लोग F2 जनरेशन में इसको लेते हैं और इन दोनों के बीच में सेल्फ कराएंगे, तो अभी तो हमने करा के देखा था उसमें, तो क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, है ना। ये 3:1 के रेशियो में आया। चलिए अब देखा जाए सवाल क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट क्रॉस कराता है होमोजाइगस टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ जो कि होमोजाइगस है, और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेट कराता है F1 के ऑफ स्प्रिंग को। इफ 160 सीड जर्मिनेट होता है, टोटल 160 जर्मिनेट होता है, तो बताइए कि ड्वार्फ वाला कितना होगा। तो भाई ड्वार्फ वाला कितना था, 25% ना। तो 160 का 25% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, और 4 से इसको कैंसिल कर दिया जाए तो 40%। कितना होगा, 40। ये 40 आंसर हो गया, समझ में आ गया। 160 का 25% 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ए कपल हैज़ 2 डॉटर, एक कपल का दो बेटियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन इज इनकरेक्ट। अब सेक्स डिटरमाइनेशन में पहले हम लोग जान ले, अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में XY क्रोमोसोम्स होता है, फीमेल में तो XX होता है। जब X के साथ मिलन होता है तो क्या बनता है, फीमेल।
एक, क्योंकि फीमेल का नेचर ही होता है ये, है ना। और जब इस एक्स का वाई के साथ होता है, ये एक्स है, ठीक है, फीमेल का एक्स है और मेल का एक्स वाई होता है। तो वाई के साथ एक्स का कराया जाए तो एक्स वाई, ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। अब क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कपल के दो बेटियां हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इनकरेक्ट। द मदर कैन नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिकॉज हर एग ऑलवेज कंट्रीब्यूट एक्स क्रोमोसोम। अभी तो हमने देखा था कि फीमेल में हमेशा एक्स होता है, तो इसकी जो है एबिलिटी ही नहीं होती है कि ये मेल को जन्म दे। मेल और फीमेल का जन्म होना वो मेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेल में ही जब वाई क्रोमोसोम्स एक्स के साथ मिलता है, फर्टिलाइज होता है, तो एक्स वाई क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो मेल पर डिपेंड करता है, फीमेल पर डिपेंड नहीं करता है। द फादर्स स्पर्म डिटरमाइन द चाइल्ड सेक्स। फादर का स्पर्म है वो जो है चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करेगा कि वो एक्स देगा तो लड़की का जन्म होगा, अगर वाई क्रोमोसोम देगा तो लड़के का। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर अधिक होगा तो बेटियों का जन्म होगा, टेम्परेचर कम होगा तो बेटों का जन्म होगा। टेम्परेचर पर इफेक्ट रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स है उस पर पड़ता है ना। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत है। और ये सन में जो है वो वाई फादर से लिया जाता है, एक्स मदर से, और ये बेटी का है कि एक्स फादर से और एक्स मदर से। तो ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट हुआ, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इफ ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वायर आइडेंटिकल। भाई आइडेंटिकल तभी होगा ना जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअल में तो वेरिएशन आ जाता है, तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। व्हाट लॉन्ग टर्म इफेक्ट वुड दिस हैव ऑन द स्पाइसीज। अब इस पर यदि इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होता है, क्या वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगा। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या उसको अडॉप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही एक डीमेरिट है कि उसमें वेरिएशन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, द स्पेसिस विल अडॉप्ट क्विकली। नहीं, बिल्कुल नहीं। अडॉप्ट कौन करेगा, तो अडॉप्ट करेगा जिसमें वेरिएशन आएगा। द स्पेसिस विल रिस्क एक्सटिंक्शन, बी नंबर ऑप्शन सही है। मैचिंग में आ जाइए, मैच द कॉलम 1। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाया जाए। मोनोहाइब्रिड इन F2 में, मोनोहाइब्रिड होता है F2 में तो 3:1 के। अभी हम लोग दिखाएं कि F1 वाले जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे उनके बीच में हमने जब सेल्फ कराया तो वो 3:1 के रेशियो में F2 जनरेशन में पाया गया। मोनोहाइब्रिड इन F1 जनरेशन में 1 टाइप, सारे के सारे फिनोटाइप में हमने देखे थे कि टॉल था। इसके अलावा हेट्रोजाइगस की बात करेंगे तो पेयर ऑफ अनलाइक एलील। मैंने बताया कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में पेयर ऑफ सिमिलर एलील, दोनों ही सिमिलर रहेगा, या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो। ठीक है, मैचिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। द फॉलोइंग टू, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है जो कि एजर्सन और रीजन से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि एजर्सन जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन सही है कि नहीं, रीजन एजर्सन का सही है या दोनों ही फैक्ट अलग अलग है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए एजर्सन को पढ़ा जाए। मेंडल्स F1 जनरेशन में क्या हुआ था, फिनोटाइप सब सेम था। शोड मिक्सिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, दोनों ही था, बिल्कुल सही। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दोनों ही देखने को मिला था, है ना। अब यहाँ पर है कि डोमिनेंट ट्रेट मास्क रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या करता है, जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को कम माने छिपा देता है। अब देखिए किसी भी एलील की अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी होता है ड्वार्फ के लिए, कैपिटल टी होता है टॉल के लिए, तो ये प्लांट तो टॉल ही ना कहलाएगा। यानी जब डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव का इफेक्ट नहीं दिखेगा। रिसेसिव का इफेक्ट कब दिखेगा, जब ओनली रिसेसिव होगा, उसमें डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए डोमिनेंट ट्रेट मास्क रिसेसिव ट्रेट सही है। मैनी ह्यूमन पॉपुलेशन का जो है फ्री ईयरलोब होता है। ईयरलोब जो है
बिहाइंड द ईयर जो है वो झूलता हुआ नजर आता है ना, तो हमारे पॉपुलेशन में अधिकांश वो ईयर लोब देखने को मिलता है। तो ये क्या है, फ्री ईयर लोब इज ए डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट होगा वो देखने को मिलेगा, तो डोमिनेंट है इसीलिए वो देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करनी है कि रीजन सही है या नहीं है, ठीक है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए दो तरह का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है। पहला क्या था कि रिप्रोडक्शन जो कि सेक्सुअली होगा, जिसमें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, दूसरा सिंगल पेरेंट वाला होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर माना गया, क्यों माना गया, व्हाट मे बी द रीजन। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिमिलरिटीज, मतलब उसमें क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल होते हैं तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड बेटर, तो लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट क्रिएट वेरिएशन एंड वेरिएशंस help the organism to live in when there is any environmental changes। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस को वो एक्सेप्ट करेगा, अडोप्ट कर लेगा, वेरिएशन होगा तभी, और वो लॉन्ग टाइम उसका लाइफ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने सेवरल प्लांट ऑप्शन उनके पास था। जस्टिफाई विथ 2 साइंटिफिक रीजन, बताइए कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना। क्वेश्चन गेस कीजिए, मटर का प्लांट ही उन्होंने क्यों चुना। एक्चुअली देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो मटर का जो प्लांट होता है, पी प्लांट जो होता है ना, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, मतलब वो कम समय में ग्रो होके मैच्योर हो जाता है, फिर उसकी रिप्रोडक्शन के थ्रू नया प्लांट देखने को मिलता है। तो पहला क्या है कि उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो शॉर्ट टाइम में हो जाती है, यानी उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है। दूसरा है कि पी प्लांट में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे डिफरेंट पी प्लांट्स के जो सीड्स होंगे, कुछ के सीड राउंड होंगे, कुछ के रिंकल्स होंगे, कलर भी अलग अलग होता है, फ्लावर का कलर हो या सीड्स का कलर हो, है ना, ये डिफरेंट होता है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, सुधार लेंगे। यहाँ पर 380 के जगह 360 होना चाहिए। 360 रेड, 120 वाइट फ्लावर होता है, ठीक है, 120 वाइट फ्लावर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज F1 जनरेशन फिनोटाइप इंडिकेट अबाउट द डोमिनेंस। F1 जनरेशन क्या बताता है। F1 जनरेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो F1 जनरेशन में कहता है कि ऑल जितने भी जो है ये कैपिटल R, यहाँ पर देखेंगे कि फॉर, यहाँ पर कलर कौन कौन सा दिया है, यहाँ कलर दिया है रेड और वाइट, तो कैपिटल R से रेड होगा और स्मॉल r से वाइट होगा। तो कह रहा है कि ऑल जो प्लांट का फ्लावर होगा वो रेड होगा, ऑल जो है वो रेड होगा, किस में, F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में जो है हमेशा 3:1 के रेशियो में होगा, 3:1 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो व्हाट डज F1 जनरेशन फिनोटाइप इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दैट ऑल द फ्लावर्स विल बी, कौन से कलर में होंगे, रेड में होंगे, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट रेड है। कैलकुलेट द फिनोटाइप रेशियो इन F2, तो 3:1, यहाँ भी आप इसको तोड़ेंगे रेशियो में तो 3:1 ही आएगा। 380/120, 380 नहीं 360 हमने किया इसको, 360/120 3:1 क्या आएगा। फिर नेक्स्ट है नेम द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस हुआ कौन सा लॉ है, मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, यही था ना, मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन विथ लेबल डायग्राम हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन, वाई कांट द मदर डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अभी हमने देखा था, जस्ट यहाँ पर देखा था कि ये आपका डायग्राम हो गया। इसी डायग्राम को आप देखोगे कि एक्स वाई जो है क्रोमोसोम मेल में होता है, एक्स एक्स फीमेल में होता है। अगर मेल का एक्स और फीमेल का एक्स फर्टिलाइज होता है तो एक्स एक्स से क्या बनेगा, फीमेल बेबी। और अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स आता है, मिलता है, तो क्या होगा, एक्स वाई, जो कि मेल बेबी। यानी दोनों ही स्थिति में अगर देखेंगे मेल एंड फीमेल में, तो मेल ही डिसाइड करेगा, मदर डिसाइड नहीं कर सकती है, सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो है केवल फीमेल को जन्म देने की एबिलिटी रखती है। उसमें एक्स एक्स फीमेल का होता है ना, तो केवल एक्स ही दे सकती है। और जो सेक्स डिटरमाइन करता है कौन करेगा, फादर करेगा। तो आप लोग लिख लोगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द वे जीन्स एंड प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस। अगर प्लांट का टॉलनेस की बात करेंगे तो टॉलनेस कॉल करता है भाई, स्टेम का जो सेल होता है उसको इलोंगेट कौन करेगा, तो इलोंगेट करेगा आपका कौन सा इलोंगेशन करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन करेगा क्या, जल्दी आंसर दीजिए, क्या ऑक्सिन करेगा, नहीं, जिब्बेरेलिन। कौन करेगा, जिब्बेरेलिन। लेकिन प्लांट का भाई ग्रोथ कितना हो, अब जैसे मैंगो ट्री है, ऐसा है कि मान लीजिए ऑक्सिन हो जो उसका टिप को ग्रोथ कराता है, रूट का टिप हो या सूट का टिप हो, उसको ग्रोथ करा रहा है, स्टेम का ग्रोथ जिब्बेरेलिन करा रहा है। तो ग्रोथ आखिर कितना तक होगा, उसका तो कोई लिमिट होगा। तो वो लिमिट को फिक्स करेगा, यानी ग्रोथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको रोकेगा। कौन, साइटोकाइनिन रोक देगा, साइटोकाइनिन उसको रोक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक साइंटिस्ट डिस्कवर द केमिकल दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंजाइम ई रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन इन ए टॉल प्लांट, प्रिडिक्ट दैट मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड जस्टिफाई योर रीजनिंग। तो यहाँ पर कह रहा है इसमें कि एक साइंटिस्ट डिस्कवर करता है कि एक ऐसा जो एंजाइम होता है ई, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्रोथ हार्मोन इन ए टॉल प्लांट। तो भाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तो आप वही बोल सकते हो ना, किसके बारे में बताया, जिब्बेरेलिन के बारे में, कि ग्रोथ को वो क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनिन की, तो वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फटाफट क्वेश्चन को देखा जाए। बायोलॉजी ये आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड इट्स काउज इज करेक्ट। चलिए देखा जाए, एक एक करके समझेंगे हम लोग कौन सा क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन लेक। अगर लेक के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो क्या कहा गया है, उसको कहा गया है यूट्रोफिकेशन। अगर ओजोन का डिप्लेशन होता है तो कब होता है, सीएफसी, एक्सेसिव यूज ऑफ सीएफसी। ये हमारा ऑप्शन सही है ना, ओजोन का डिप्लेशन होता है। अगर बायोमैग्निफिकेशन तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीकम्पोजर। बायोमैग्निफिकेशन क्या था, बायोमैग्निफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तो स्वाभाविक है कि वो डीकम्पोजर घटेगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, सीएफसी, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे बताया गया कि इकोसिस्टम में वो किस प्रकार अपना योगदान देता है, क्या प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के रूप में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के रूप में, ये तीनों ही होता है। आपने पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों में होता है, ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैमियोसिंथेसिस होता है। तो वो केमिकल्स के माध्यम से, है ना, वो अपना फूड को बनाते हैं, यानी प्रोड्यूसर हो गए।
कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो तो कंज्यूम भी करता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ों को कंज्यूम भी करता है, फूड को कंज्यूम करता है। और डिकम्पोज के बारे तो आप जानते ही हो कि वो चीज़ों को सड़ाता गलाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ड्यूरिंग ए बायोडाइवर्सिटी सर्वे किया गया, वहाँ पर 100 एकड़ नेचुरल रिजर्व पार्क बनाया गया और वहाँ पर कुछ जानवर वगैरह को देखिए यहाँ पर अरेंज करके दिखाया गया। पार्क इकोलॉजिस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट ए ऐसा टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाना है, पानी वाला नहीं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर का होगा। तो कौन सा फूड चेन है? ग्रास, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स और फिर टाइगर। यह ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? पहला पढ़ा जाए। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ये सही है, एक ही डायरेक्शन में होता है एनर्जी का फ्लो, ऐसे जैसे हुआ प्रोड्यूसर से, सही है। एनर्जी डिक्रीज एट एवरी ईच ट्रॉपिक लेवल, डिक्रीज होते जाता है एनर्जी, तो 10% लॉ फॉलो करेगा ना, तो 10% कम हो जाता है। एनर्जी इज रिसाइकल, बिल्कुल एनर्जी का माने एक जब हमने यहाँ पर देखा कि यूनी डायरेक्शनल होता है तो फिर रिसाइकल होने का सवाल ही नहीं है। फोर्थ नंबर जो है ओनली 10% ईच ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है और 3 नंबर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि यूट्रोफिकेशन, यहाँ जो यूट्रोफिकेशन दिखा रहा है, तो भाई यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जब पानी में फर्टिलाइजर्स की मात्रा अधिक हो जाती है, वाटर में फर्टिलाइजर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हम लोग कहते हैं उसको क्या? उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? जब CFC रिलीज होता है, तो ये CFC जब रिलीज होता है तो ओजोन का डिप्लेशन होता है। इसके अलावा फिर क्या दिया है? बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा ही था कि पेस्टिसाइड्स एक्युमुलेशन, यानी पेस्टिसाइड जो है आप देखेंगे कि ईच ट्रॉपिकल लेवल में इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसको हम लोग बायो मैग्निफिकेशन। एसिडिक रेन कब होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब इमिशन होती है, SO2 जब रिलीज होती है अधिक मात्रा में, तो वहां पर एसिडिक रेन होती है। तो ऑप्शन कौन होगा? सब तो सामने सामने हो गया, ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉलोइंग, यहाँ दो तरह के क्वेश्चन है, एक एजर्सन दूसरा रीजन, आप लोगों को देखना है। ओजोन इन द एटमोस्फेयर, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, सही है, सही है ना। ओजोन लेयर हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ठीक है। दूसरा रीजन में देखें, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मेनली काउज्ड बाय इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। एजर्सन सही है, रीजन गलत है। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन किसके कारण होता है? CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है ना ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पर दिया है प्लास्टिक एंड किचन वेस्ट, जैसे प्लास्टिक वगैरह किचन में हम लोग तेल मसाला वगैरह होता है या तेल होता है हम लोग लाते हैं ना प्लास्टिक में, और किचन का वेस्ट जैसे कि हो गया आपका वेजिटेबल का पील्स, छिलका, वेजिटेबल का छिलका जो हम लोग कहते हैं पील्स, है ना, या फ्रूट्स का पील्स, और भी जो होगा जो सड़ने गलने वाली चीज़ें होगी, या जो खाना बच गया है वो खाना, है ना, वो ऐसे को उसको किचन वेस्ट कहेंगे। आर जनरेटेड डेली, सिटीज में तो डेली जनरेट होता है। तो इफ बोथ आर डम्प्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ डंप करना, एक ही गड्ढा को खोद कर दोनों को एक साथ डंप कर देंगे, तो उसमें क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, और होगा तो कौन सा? पहला यहाँ पर होगा कि एक्सप्लेन 2 हार्मफुल इफेक्ट। पहला हार्मफुल इफेक्ट ये होगा कि ये जो वेस्ट है, एक तो आपका बायोडिग्रेडेबल है, सड़ने वाली चीज, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सड़ने वाली चीज जब सड़ जाएगी, है ना, किचन वेस्ट जब सड़ जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, अब प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा, उसी में मिक्स हो जाएगा, तो एक तरह का पॉइजन जो है वो बनाएगा। और वो पॉइजन बनाएगा तो क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर जो है
वो पॉल्यूट हो जाएगा, है ना, वो भी पॉइजनस बन जाएगा, पहला हार्मफुल इफेक्ट। दूसरा है कि यहाँ से जो गैसेस रिलीज होगी वो भी पॉइजनस गैसेस होगी, मिट्टी से के अंदर से जो गैसेस निकलेगी वो भी तो पॉइजनस गैसेस होगी, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी। ठीक है, दो इफेक्ट समझ में आ गया। आप सजेस्ट कीजिए एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव कि कैसे वो इस तरह के वेस्ट को मैनेज करे। तो पहला एक वेस्ट हम लोगों को पूछा गया, हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको रिसाइकिल करवा देंगे, उसको रिसाइकिल के द्वारा फिर से नया बना लेंगे, तो वेस्ट खत्म हो गया, है ना, उसका मैनेजमेंट हो गया। अब रहा किचन वेस्ट, तो किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने से अच्छा कि घर में एक पीट बनाकर उसको कंपोस्ट बना लिया जाए, उसको मैन्योर बना लिया जाए, तो वो क्या होगा, वो काम आ जाएगा, है ना, मैन्योर बना लेंगे तो वो हमारा काम आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे या फिर बायोगैस जो संयंत्र होता है उसमें डालकर बायोगैस तैयार कर लेंगे, वो आपका काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैव बीन इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस ओजोन डिप्लेशन। अभी इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है कि ओजोन डिप्लेशन को रोका जाए। भाई आप लोग तो गौर करते होंगे कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हम लोग एसी का, हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे सीएफसी गैसेस निकल रही है, और ये सीएफसी गैसेस क्या कर रही है, ओजोन को डिप्लेट कर रही है ना, कर रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक मुद्दा उठा है कि इसको कैसे बचाया जाए। तो एक्सप्लेन द साइंटिफिक बेसिस फॉर बैनिंग सीएफसी। तो सीएफसी को क्यों बैन किया जाना चाहिए, साइंटिफिक आधार पर बताइए। बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द काउज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड मेंशन वन स्टेप एज ए इंडिविजुअल। आप अकेले हैं तो इंडिविजुअल के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग सीएफसी वाले संयंत्रों का यूज कम करेंगे। ठीक है, पेड़ पौधा ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि ओजोन लेयर के डिप्लेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द टेबल बिलो शोज एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर के पास कितना है, 15,000, है ना, किलो जूल। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हार्बीवोरस होते हैं उसके पास उसका 10% 1500। सेकेंडरी कंज्यूमर उसका भी 10% 150। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ से यहाँ कितना परसेंट गया भाई, 10% लॉ तो आप लोग जानते ही हैं, तो 10% एनर्जी फ्लो होता है, तो 10% आंसर हो गया इसका। ऐसे भी आप निकाल सकते हो 1500 बाई 15,000 इंटू 100 परसेंटेज में लाने के लिए। 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया, 1 जीरो इधर कैंसिल हो गया, है ना, तो कितना हुआ, तो हमारा यहाँ पर 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस एट एवरी या ईच ट्रॉपिकल लेवल। अब जो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोड्यूसर के पास 15,000 किलो जूल एनर्जी था, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर के पास केवल 1500 जा रहा है ना, 1500 ही जा रहा, तो 1500 मतलब 10% क्यों गया, क्योंकि जो 90% एनर्जी होता है वो हीट के रूप में, है ना, बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो ट्रांसफर करने में हीट के रूप में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, बिकॉज 90% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द पॉसिबल एनर्जी अवेलेबल फॉर टर्टरी कंज्यूमर। यदि यहाँ पर टर्टरी हो तो 10% लॉ के अनुसार कितना होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप कि आपका जो दिया गया है ऑप्शन में, सही ऑप्शन में 15,000 का 10% कितना हुआ 150 प्राइमरी में, सेकेंडरी में कितना आ गया 150, 1500 हो गया, 15,000 का 10% 1500, 1500 का 10% 150। अब आ जाता है टर्टियरी में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी में, तो 150 का 10% कितना होगा, तो 15, कितना होगा 15 किलो जूल, 15 किलो जूल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए कि इन द स्टडी ऑफ 2 फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ा गया, साइंटिस्ट रिकॉर्ड किया उसको, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल।
प्रोड्यूसर की बात करेंगे, ग्रीन प्लांट्स है 500 इकोसिस्टम ए में, इकोसिस्टम बी में आपका है 200। प्राइमरी कंज्यूमर 200 है और इसमें 80 है, 80 है। सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें 50 है, इसमें 20 है। टर्टियरी कंज्यूमर बात करेंगे 10 है और 5 है। ये यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगा, एनर्जी जो है वो फ्लो होगा कितना, 10%। तो एक पिरामिड बनाकर दिखाना है आपको। पिरामिड बनाने तो आप लोगों को आता ही है। पिरामिड किस प्रकार बनता है, एक ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। पिरामिड कैसे बनेगा, एक ट्रायंगुलर शेप में। जैसे ये एक लेवल हो गया, ठीक है, दूसरा लेवल आपका ये हो गया, तीसरा लेवल आपका ये हो गया, है ना। इस तरह आप लेवल अलग अलग दिखा सकते हैं, लेवल अलग अलग दिखा सकते हैं। यही हो गया पिरामिड। अब पिरामिड में जो शुरू होगा तो प्रोड्यूसर आपका यहाँ पर होगा, प्रोड्यूसर, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर टर्टियरी। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, टर्टियरी, है ना। ऊपर जो होगा प्रीडेटर्स आ जाएगा, तो 10% लॉ यहाँ भी काम करेगा। चलिए डायग्राम हो जाएगा। विच इकोसिस्टम शो द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, तो इकोसिस्टम ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, मान लीजिए 10,000 किलो जूल, प्रोड्यूसर लेवल पर 10,000 किलो जूल है, तो प्रोड्यूसर पर 10,000 है, तो फिर यहाँ पर कितना होगा 1000, एक एक जीरो कम करते चल जाइए, 1000। यहाँ पर कितना होगा 100 किलो जूल, और टर्टियरी में कितना होगा 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कितना एनर्जी अवेलेबल होगा एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, है ना। तो सेकेंडरी में कितना होगा, अगर यहाँ 10,000 प्रोड्यूसर में है तो प्राइमरी आएगा 1000, सेकेंडरी में आएगा 100 किलो जूल, तो इसका आंसर होगा 100 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा एक फॉर्म में जाती है अपने परिवार के साथ, उसके उसका यंगर ब्रदर भी साथ में है। वो जानना चाहता है कि जो जानवर यहाँ पर चरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एनिमल्स चरते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। चूंकि ये हार्बीवोरस है तो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटेन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस के द्वारा 10% होगा ना, जितना भी प्लांट के पास है, इस ग्रीन प्लांट के पास मान लीजिए 1 किलो जूल अगर एनर्जी है, तो उसका 10%, 10 किलो जूल किसके पास होगा, 10% किसके पास, कौन खाएगा, तो ये कंज्यूम करेगा। ओनली 10% आगे जा रहा है, जैसे प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी उसके पास जा रहा है, तो वो 10% को कंज्यूम करेगा ना, तो 10% हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्रेरणा knows that only 10% of energy entering in a particular tropic level is available for transfer to the next higher tropic level। ये आप लोगों को पता है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, इस तरह जो लेवल जा रहा है तो ओनली 10% जाता है। She wants to know whether the energy that herbivores have can redirected, क्या वो redirected माने रीडायरेक्शनल हो सकता है क्या। एनर्जी जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस गया, क्या हार्बीवोरस से फिर प्रोड्यूसर में आएगा, नहीं। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। समझ में आ गया ये, चलिए क्लियर हो गया। तो आई थिंक जो चैप्टर थे अलग अलग चैप्टर वाइज भी हम लोगों ने इसका कर लिया। वर्कशीट का बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका। इसके बाद भी हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन अलग अलग देखेंगे पहले, और उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो आप अभी क्या करेंगे, लिखने का काम बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि लिखने का काम अभी जो है उतना समय भी नहीं बचा। आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ओनली मेरा वीडियो लेक्चर को देखेंगे। और कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। लाइक आप लोगों की बिल्कुल नहीं आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और साथ में जितने नए बच्चे हैं उनसे सब्सक्राइब भी करने को कहेंगे। यदि नए जुड़े हैं तो आप भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।